लॉकडाउन। चारों तरफ देश में लॉकडाउन चल रहा था। सब अपने अपने घरों में बंद थे। कुछ लोग अपनी जिंदगी आराम से बिता रहे थे, पर कुछ के लिए खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा था। इनमें से ही एक परिवार था जिसमें माँ, बाप, बेटा सोनू और बेटी सांची रहते थे। सोनू थोड़ा घमंडी स्वभाव का था। उसे अपने आसपास के लोगों से भी कोई मतलब नहीं था। सांची बड़े दयालु और सरल स्वभाव की थी। सोनू और सांची में कभी नहीं जमती थी। किसी न किसी बात पर हमेशा दोनों में टकरार चलती रहती थी। सोनू, तूने फिर से सारी किताबें फैला दी। इन्हें मैंने अभी तो सजाया था। तो फिर सजा देना। कौन सा तुझे स्कूल जाना है? सारा दिन घर में ही तो रहती है तू। तू भी तो घर में ही रहता है, कुछ तू भी कर लिया कर। सोनू अपने कमरे से बाहर चला जाता है और किचन में जाकर बिस्किट खाने लगता है। उसमें से कुछ खाता है और कुछ जमीन पर फेंक देता है। तभी अचानक उसकी माँ वहाँ आ जाती है और सोनू को डांटने लगती है। सोनू, तू ये क्या करता रहता है? तुझे पता है ना बाहर लॉकडाउन चल रहा है। कुछ भी सामान बाजार में बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। तुझे क्या, तुझे तो सिर्फ बर्बाद करना आता है। माँ की आवाज सुनकर सांची भी वहाँ आ जाती है और सोनू की इस हरकत को देखकर थोड़ा दुखी हो जाती है। तभी सांची अपनी बालकनी से नीचे देखती है कि सामने वाली बूढ़ी आंटी के घर के बाहर आगे लोगों की लंबी कतार लगी होती है। सांची अपनी माँ से पूछती है, माँ, यहाँ नीचे लाइन किस लिए लगी है? बाहर तो लॉकडाउन है ना? हाँ बेटा, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा और सामने वाली आंटी खाना बांटती हैं, इसीलिए वहाँ लंबी लाइन लगी हुई है। माँ, क्या हम उन लोगों की मदद नहीं कर सकते? हमारे पास पैसे भी है, तुम पापा से कहो ना कुछ करने को। ये बात सोनू कोने में खड़ा सुन रहा था। तू पागल हो गई है क्या? हम अपने पैसे की कोई भी चीज उन्हें क्यों दें? तभी फोन की घंटी बजती है और सोनू की माँ फोन उठाती है। आप कहाँ हैं? कब आएंगे? मैं नहीं आ पाऊंगा उमा। इस समय मैं हैदराबाद में हूँ और लॉकडाउन की वजह से मैं नहीं आ पा रहा। तुम सब अपना ख्याल रखना। सांची की माँ बहुत उदास होकर सोचने लगती है। ना जाने उसके पति को कभी खाना भी मिल पाएगा या नहीं। होटल भी बंद है, रेल, बस सभी कुछ तो बंद है। इधर सोनू की मस्ती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो हमेशा माँ को परेशान करता रहता है। कभी ये बना दो, कभी वो बना दो। आज ये नहीं खाऊंगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। इससे उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है। धीरे धीरे 1 हफ्ता बीत जाता है। सोनू के पापा घर नहीं आए हैं। सांची और उसकी माँ हमेशा पापा के लिए परेशान रहते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, क्या कर रहे होंगे? उधर सोनू के पापा जब भी फोन करते अपनी परेशानियों के बारे में कभी नहीं बताते, क्योंकि खामखा माँ परेशान होगी। एक दिन की बात है, सोनू सारा खाना ये कहकर छोड़ देता है कि उसे खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। माँ, तुम्हें क्या हो गया है? तुम आजकल अच्छा खाना क्यों नहीं बनाती हो? ये भी कोई खाना है? मैं नहीं खाऊंगा, इसे ले जाओ यहाँ से। सोनू, क्या तरीका है ये माँ से बात करने का? वहाँ लोगों को खाना भी नसीब नहीं हो रहा। पापा भी अभी तक घर नहीं आए। कहाँ से आएगा खाना? अगर तुम खाना यूं ही वेस्ट करते रहे तो हमें भी सामने वाली आंटी के दरवाजे पर लाइन लगाकर खड़ा होना पड़ेगा। जा ना यहाँ से, क्यों दिमाग खा रही है? जा अपना काम कर। तभी मोबाइल पर पापा का वीडियो कॉल आता है। वीडियो कॉल से, बच्चे कैसे हैं? ठीक है, आप कैसे हो? कुछ खाया या नहीं? आप बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ उमा, मैं थोड़ा परेशान हूँ क्योंकि खाना लेने के लिए रोज लाइन में खड़ा होता हूँ, तब जाकर खाना मिलता है। पापा मम्मी से बात कर रहे थे तो पास ही बैठा सोनू सब सुन रहा था। अचानक सोनू पास आता है और मम्मी से मोबाइल लेकर पापा से बात करने लगता है। पापा, आपने अभी क्या बोला? आपको खाने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है? बात करते करते सोनू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो माँ को मोबाइल देकर अपने कमरे में चला जाता है। ये देखकर सांची सोनू के कमरे में जाती है और पूछती है, सोनू क्या हुआ? तेरी आंखों में आंसू?
हाँ सांची, मैंने कभी नहीं सोचा कि खाने के लिए हमारे पापा को लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। सोनू ये बात कहकर रोने लगता है। रो मत सोनू, तुझ पर आंसू अच्छे नहीं लगते। तू बस खाना वेस्ट करना छोड़ दे। यदि तू नहीं खाएगा तो हम ये खाना किसी और को दे देंगे। हम कम से कम एक की तो मदद कर सकते हैं। जो लोग नीचे लाइन में खड़े हैं वो भी तो किसी न किसी के पापा है ना सोनू। सांची और सोनू की बात सुनकर उसकी माँ भी वहाँ आ जाती है। सोनू माँ से कहता है, माँ मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी भी खाने की कोई चीज वेस्ट नहीं करूँगा। सांची तू भी मुझे माफ कर दे, तुझे भी अब नहीं सताऊंगा। बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि किसी भी चीज को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा समय चल रहा है जहाँ हर एक चीज की कीमत है। दूर कहीं एक गांव में एक मेहनती लोहार रहता था। उसका नाम राम प्रसाद था। वो दिन रात बहुत मेहनत करता था और खेती करने के औजार बनाता था। उसका एक छोटा सा खुशहाल परिवार था, जिसमें उसके 2 बच्चे और एक बीवी थे। एक दिन सुबह सुबह राम प्रसाद ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, जरा जल्दी से कुछ रोटियां बना दो, मैं बाजार के लिए निकल रहा हूँ और लगता है मुझे आने में आज रात हो जाएगी। थोड़ी देर बाद खाने के सामान और पानी लेकर वो बाजार की ओर निकल गया। बाजार का रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। कुछ दूर जाने के बाद राम प्रसाद ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी भगवान का नाम जप रहा था और जोर जोर से हंस भी रहा था। वो उनके पास गया और बोला, बाबा जी, क्या बात है, आप इतना क्यों हंस रहे हो? तब बाबा ने बोला, अरे बेटा राम प्रसाद, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। राम प्रसाद चौंक जाता है। बाबा जी कहते हैं, राम प्रसाद, क्या तुम अपने खाने में से थोड़ा सा खाना मुझे खिला सकते हो? मुझे बहुत भूख लगी है। राम प्रसाद खुशी से जवाब देता है, क्यों नहीं बाबा जी। और राम प्रसाद पोटली में से कुछ रोटियां निकालकर बाबा को खाने के लिए दे देता है। कुछ देर बाद बाबा ने राम प्रसाद से और रोटियां मांगी और राम प्रसाद ने अपने हिस्से की रोटियां भी उन्हें दे दी और बाबा से विदा लेकर वो बाजार की ओर निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद बाबा ने पीछे से आवाज दी, राम प्रसाद, ओ राम प्रसाद, तुमने तो सारी रोटियां मुझे खिला दी, अब तुम क्या खाओगे? राम प्रसाद ने जवाब दिया, बाबा जी, आप मेरी फिक्र मत करिए, मैं बाजार की ओर ही जा रहा हूँ। मैं वहाँ किसी दुकान से खा पीकर अपना पेट भर सकता हूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। राम प्रसाद की ऐसी बात सुनकर बाबा जी खुश हो जाते हैं और राम प्रसाद को एक हथौड़ा देते हैं और कहते हैं, ये लो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा और ये तुम्हारी बहुत मदद भी करेगा। ये देखकर राम प्रसाद चौंक जाता है और पूछता है, इस हथौड़े को आप मुझे क्यों दे रहे हैं बाबा जी? बाबा जी कहते हैं, क्योंकि बेटा, तुमने मुझ जैसे फकीर पर दया दिखाकर और अपना खाना देकर एक अच्छे इंसान होने का परिचय दिया है। और ये हथौड़ा कोई मामूली हथौड़ा नहीं है, ये एक बहुत ही चमत्कारी चीज है। इसे मुझे मेरे गुरुजी ने दिया था और अब ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। कभी भी इसका गलत इस्तेमाल मत करना और इसे कभी किसी गलत हाथों में मत पड़ने देना। ये कहकर बाबा जी अचानक गायब हो जाते हैं। ये सब देखकर राम प्रसाद वो हथौड़ा लेकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। दूसरे दिन से राम प्रसाद हथौड़ा लेकर अपनी दुकान में काम करने लगा। जब वो हथौड़ा किसी लोहे पर पड़ता तो अपने आप बर्तन में बदल जाता। कभी खेती के औजार अपने आप तैयार हो जाते। ये देखकर गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। जिस ग्राहक को जैसा औजार चाहिए वैसा काम वो हथौड़ा कर देता था। राम प्रसाद भी अपने हथौड़े से बहुत खुश रहता था। एक दिन गांव के मुखिया ने राम प्रसाद को घर पर बुलाया और कहा, राम प्रसाद, तुम जानते हो गांव वालों को शहर जाने में कितनी परेशानी होती है। 2 दिन लग जाते हैं। तुम्हारे पास जो जादुई हथौड़ा है, क्या तुम उससे उस पहाड़ को तोड़ने में हमारी मदद कर सकते हो और गांव की खुशहाली क्या ला सकते हो?
राम प्रसाद कहता है, क्यों नहीं मुखिया जी, मैं तो गांव के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुखिया जी उसे उस पर्वत के पास ले गए। राम प्रसाद ने अपने जादुई हथौड़े को आदेश दिया, हे जादुई हथौड़े, जाओ और उस पर्वत के छोटे छोटे टुकड़े कर दो। हथौड़ा वहाँ से उड़ता है और देखते ही देखते पहाड़ को कुरेद डालता है। जल्दी ही गांव के लोगों ने उस जगह पर पानी और मिट्टी डालकर एक सुंदर रास्ता तैयार कर दिया। मुखिया जी ने राम प्रसाद को शाबाशी देते हुए कहा, आज तुम्हारी वजह से यह मुश्किल काम सफल हो गया। पूरे गांव को तुम पर नाज है। घर आकर राम प्रसाद के मन में एक बात आती है। वो सोचता है, पहली बात तो ये है कि मेहनत का काम तो हथौड़े ने किया, और दूसरी बात ये है कि नई सड़क का जो लाभ होगा वो पूरे गांव वालों को मिले, तो फिर इसमें मेरा क्या फायदा है। हताश होके वो दोबारा जंगल की ओर प्रस्थान करता है। थोड़ी दूर चलने के बाद राम प्रसाद को फिर से वो बूढ़ा आदमी वहीं मिलता है। राम प्रसाद उस बूढ़े आदमी को अपनी पूरी कहानी बताता है। कहानी सुनकर बूढ़ा आदमी राम प्रसाद को हथौड़े की वास्तविकता समझाते हुए कहता है, हथौड़े का प्रयोग बल से नहीं बुद्धि से होता है। वो राम प्रसाद को समझाता है कि हथौड़े की एक नहीं अनेक काम और फायदे हैं। इसके बाद से राम प्रसाद समझता है कि उसका उपयोग कैसे करना है। वो अपने हथौड़े का उपयोग सिर्फ खेती के औजार नहीं बल्कि अलग अलग चीजें बनाने में और तोड़ने में करने लगा, और बर्तन बनाने आदि काम करते करते देखते ही देखते राम प्रसाद एक अमीर आदमी बन गया और उसका अपना सपना पूरा हो गया। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? हमारे पास जो चीजें होती है उसका मोल हमें पहचानना चाहिए।